आइए हम लोग आज अगला टॉपिक ये देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा था पिछले टॉपिक में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के स्रोत, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किस प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि घनत्व देखा, तापमान पे आधार देखा और उसके बाद दाब पर देखा कि इन सभी तत्वों को अध्ययन करके विद्वानों ने किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने भूकंप विज्ञान पर आधारित अध्ययन को देखा है ना, और उस पर हम लोगों ने क्या समझा कि भूकंप के आधार पर ही सबसे जो मूल जानकारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की मिली वो हम लोगों को प्राप्त हुई। तो उसी जानकारी को आधार बनाकर हम लोग इसका पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आज अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पहले कल भी बात किया था कि सियाल, सीमा, नीफे, इसका जो डिवीज़न किया गया है ये घनत्व पर आधारित है, अर्थात रासायनिक संरचना यह है। इसी को सबसे पहले रासायनिक संगठन के आधार पर सबसे पहले जो डिवीज़न ये सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे, ये एडवर्ड स्वेस महोदय द्वारा किया गया था। एडवर्ड स्वेस महोदय ने सबसे पहले उन्होंने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने का प्रयास किया और जो उस समय बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त भी था। आज आधुनिक में जब हम लोगों ने अध्ययन के स्रोत अलग अलग देखा तो उसमें सबसे जो मूल कारण रहा भूकंप। तो भूकंप के आधार पर भी हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम लोग अलग से देखेंगे इसी टॉपिक में, है ना, अगला जो स्लाइड होगा। तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोग जानते हैं, तो जैसे क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संगठन के आधार पर बताइए, तो आप डायरेक्ट यहाँ से इंट्रो लिख देंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है और उसके संगठन, रासायनिक संगठन बता देंगे कि सियाल, सीमा, नीफे, और अभी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। वही 50 वर्ड में आपको अगर आता है तो लिखना रहेगा पहला। दूसरा, प्री से भी संबंधित यहाँ क्वेश्चन आते हैं कि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है इसमें कैसे तत्व हैं या कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आप यहाँ बता सकते हैं। फिर केंद्र भाग में कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसको यहाँ आप बता सकते हैं। इतना समय, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्वेस महोदय के बारे में देख लिए कि इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन 3 भागों में किए हैं। सबसे जो ऊपरी भाग है वो कौन सी है, सियाल, ठीक है। फिर उसके बाद सीमा, फिर नीफे। जो सियाल है, सियाल जो परत पाई जाती है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, आपको देख के भी समझ में आती है। लेकिन जो ऊपरी वाली, ये वाली जो बनी हुई है, ये अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है। कौन सी हैं, अवसादी चट्टानें हैं। तो यहाँ इंट्रो क्या बनेगा, अवसादी चट्टानों के नीचे या पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में पाए जाने वाले तत्व से सियाल का निर्माण हुआ है। जिसमें देखिए सबसे पहले सियाल के बारे में हम लोग क्या क्या पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं। पहला कि ये सबसे पृथ्वी की क्या है, सबसे ऊपरी भाग में है पृथ्वी की बाहरी परत। क्लियर हो रहा है पहला पॉइंट ये, पृथ्वी की सबसे कौन सी परत है, बाहरी परत हो गई, ठीक है। इसमें पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, आप लोग को देख के यहाँ बता सकते हैं। सिलिका और एल्यूमिनियम, बहुत बढ़िया। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। दूसरा पॉइंट हो गया कि किस तत्वों से बनी है, कौन से मटेरियल से आप पाए, सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा यहाँ अधिक है। इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, देखिए विद्वान स्वेस महोदय बताते हैं इसकी जो मोटाई है वो 50 से 300 किलोमीटर बताते हैं। तो इसमें हम लोग 3 पॉइंट कौन कौन से देखे। पहला, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक, ठीक है। इसका जो ऊपरी परत है इसके सबसे जो कम घनत्व पाया जाता है, जिसे हम क्रस्ट के रूप में पहले पढ़े हैं, तो इसका भी घनत्व, पृथ्वी का जो औसत इसका घनत्व कितना माना जाता है, नहीं अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो
सियाल के घनत्व की बात कर रहे हैं, है ना, ऊपरी परत में। तो इसका जो घनत्व होता है 2.9 था, ठीक है। घनत्व कितना होगा 2.9। तो अगर आपसे सियाल के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आता है तो क्या बताएंगे आप, कैसे इसको लिखेंगे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, बाहरी परत है, पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा इसमें क्या रहेगा, जिसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है, जिसकी मोटाई 50 से 300 किलोमीटर है, जिसका औसत घनत्व इतना है। इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, यह सिलिका सीमा के ऊपरी परत में है, जिसमें सीमा सियाल क्या हो रहा है, सीमा पे तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ गए ये हो गया इसका सियाल का पार्ट। आइए हम लोग सीमा के बारे में जानते हैं, है ना। यहां देख लेते हैं। तो आप यह देख के बता सकते हैं कि सियाल के नीचे की परत कौन सी है, सीमा है। तो इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, सियाल के आंतरिक संरचना, है ना, क्या लिखेंगे, आंतरिक संरचना। क्लियर हुआ। सियाल के नीचे पाए जाने वाली आंतरिक संरचना सीमा कहलाती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, इसकी भी हम लोग क्या देख लेते हैं, किससे निर्मित है, सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है, ठीक है। ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम से निर्मित है। इसका तीसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इसमें आराम से बैठिए सब लोग। पहला पॉइंट क्या हुआ, सियाल के नीचे की परत, ये आंतरिक परत है सीमा। दूसरा सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है। और इसमें तीसरा पॉइंट इसकी क्या लिख सकते हैं, मोटाई कितनी है, इसकी नहीं 1000 से 2000 तक से इसमें महोदय बताते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इसका इतना। इसका औसत घनत्व तो हम लोग यहां लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, औसत घनत्व इसका देख लेते हैं, 2.9 से 4.7 तक। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहला जो सीमा है यह सियाल के निचली परत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखा कि जो सीमा का निर्माण हुआ है इसे दो तत्वों से निर्मित है मुख्यतः, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। तीसरा पॉइंट इसमें कौन सा है कि इसकी मोटाई कितनी है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक, और औसत घनत्व 2.9 से 4.7 तक इसका है। इतना तो आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा है, नीफे को देखते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर है ना सबका, कोई दिक्कत, तो लिखते भी चलिए साथ में, है ना। इसको हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ नीफे की विशेषता लिखते हैं, लिख लें, है ना, ठीक। उधर लिखिए, इसको हम मिटा, ठीक है, लिखिए लिखिए जल्दी से। 2.9, ठीक है, लिख गया ना। ठीक है, नीफे के हम लोग पॉइंट देखते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, देख के बताइए। पहला, बहुत बढ़िया, पृथ्वी की सबसे आंतरिक भाग होता है ये, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या बोल सकते हैं, किससे निर्मित है, बहुत बढ़िया,
निकिल प्लस आयरन से, या लोहा बोल सकते हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इसमें क्या देख के बोल सकते हैं आप? हाँ, मोटाई बोल सकते हैं। फिर इसकी मोटाई भी बोल सकते हैं बिल्कुल कि 2000 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगी ये, पृथ्वी के केंद्र तक 6378 किलोमीटर। ठीक है। क्या हम लोगों ने देखा पृथ्वी की सबसे आंतरिक भाग निकिल आयरन से निर्मित है। इसकी मोटाई कितनी है? 2000 से 378। ये इसके क्या है? त्रिज्या है। और इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं इसका अगला पॉइंट, इसका औसत घनत्व कितना है? औसत घनत्व कितना है? 11 से 13 तक। ठीक है। इसको जब भी हम लोग घनत्व लिखते हैं तो उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए हम लोग इसको और आगे कंक्लूड करते हैं कि कैसे है। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाने पर दाब में वृद्धि के साथ घनत्व में वृद्धि हो रही है। दाब में वृद्धि हो रही है, घनत्व में वृद्धि क्यों? पदार्थों का भारीपन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तत्वों का जो द्रव्यमान है वो बढ़ रहा है। इसलिए आप घनत्व देखिए। अब यहाँ हम लोगों ने देखा था सबसे पहले सियाल का 2.9 था, फिर उसके बाद हम लोगों ने सीमा में देखा 2.9 से 4.7 तक है। फिर यहाँ पृथ्वी के जो कोर वाले क्षेत्र का है, नीफे जिसको बोलते हैं, उसमें 11 से 13 तक इसका पाया जा रहा है। साथ ही हम लोग एक चीज देखें, जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो 5.5 है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक परतों पर जाने पर घनत्व कैसा हो रहा है? बढ़ता जा रहा है ना? कम नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो 50 वर्ड में अगर आपसे मान लीजिए पूछता है तो ऐसा आप लिख सकते हैं। 100 वर्ड में भी आप बढ़ा के लिख सकते हैं। प्री में क्वेश्चन से आपसे पूछे जा सकते हैं कि सीमा में किन तत्वों की मात्रा अधिक है, नीफे में किसकी है, सियाल में कैसा है। तो इस जो टॉपिक है इससे आप ये पूरे प्री और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा ही जरूरी नहीं है कि आपको सभी का एग्जैक्ट औसत घनत्व यहाँ पता हो। अगर आपको एवरेज और पृथ्वी का औसत घनत्व पता है, केंद्र कभी आप याद कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। और क्रस्ट का या सियाल का जो औसत घनत्व है वो आपको होना चाहिए कि आपको पता हो। ठीक है, आइए हम लोग इसको मिटाते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किए। अब ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें क्रस्ट, मेंटल, कोर है, यह भूकंप विज्ञान पर आधारित अध्ययन है। जो विभाजन भूकंप के आधारों को मानते हुए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का डिवीजन किया गया है वह यह है कि क्रस्ट, मेंटल, कोर। और इसी अध्ययन को सबसे ज़्यादा मान्यता प्रदान की गई है। और हम लोग आगे भी जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग यही पढ़ेंगे कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, और इसमें किस प्रकार से जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं किस प्रकार से संचलित होती हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का यहीं से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ हम लोग क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें सबसे जो मान्यता प्रदान की गई है, इससे प्रदान की गई। तो इसका कारण क्या रहा कि सबसे ज़्यादा क्रस्ट, मेंटल, कोर के डिवीजन को मान्यता प्राप्त है। अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं, सही बात है कि आंतरिक संरचना जानने का सबसे अच्छा भूकंपी जो स्रोत प्राप्त हुए हमें वो है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्रस्ट के भाग को देखते हैं कि क्रस्ट क्या होता है और क्रस्ट की किस प्रकार से बनावट है। ठीक है। क्रस्ट देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं क्रस्ट के भी 2 भाग है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तो सबसे पहले इसको क्या बोल सकते हैं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत होती है, क्योंकि इसकी जो मोटाई मानी जाती है तो विद्वानों में मतभेद है। बहुत सारे विद्वान जो प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी बुक में 33 किलोमीटर लिखा है, लेकिन कुछ जो बुक्स हैं उसमें 100 किलोमीटर तक मानी जाती है। तो हम लोग दोनों को आधार बना के यहाँ पढ़ेंगे। तो पहला क्या है
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, क्या हम लोगों ने देखा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, और ये परत क्या है, पतली भी है। कैसी है, सबसे पतली परत भी है। पहला पॉइंट हुआ। अब पतली है तो कितनी पतली है, तो बहुत सारे विद्वान इसको मानते हैं कि 33 किलोमीटर, और जबकि आदमी को इसको 100 किलोमीटर की मान्यता प्रदान की गई है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है या पतली परत भी है, जिसकी मोटाई या गहराई 33 किलोमीटर और से लेकर के 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक आप इसकी मान सकते हैं कितनी इसकी मोटाई है। ये चीज आपको समझ में आएगा। दूसरा इसमें हम लोग पॉइंट क्या देखते हैं कि इसके कितने भाग है, 2 भाग है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट है। और इसकी औसत हम लोगों ने ये जो हम लोगों ने लिखा था, ये औसत है ना, ये ध्यान रखेंगे। क्या है ये, औसत इसकी मोटाई है, ये चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि जो क्रस्ट का निर्माण हुआ है वो महाद्वीप और महासागर दोनों सतह पर होगा। तो महाद्वीपीय क्रस्ट महासागरीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वह ऊपरी क्रस्ट, इसको क्या बोल सकते हैं, ऊपरी क्रस्ट बोलते हैं। और जो महासागरीय का निर्माण हुआ ये निचली क्रस्ट। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो देखिए जो क्रस्ट है इसके 2 भाग, ऊपरी क्रस्ट नीचे। जो ऊपरी क्रस्ट है उसका महाद्वीपीय क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है ऊपरी क्रस्ट हुआ है, जो महासागरीय क्रस्ट है वो निचली क्रस्ट से निर्माण हुआ है। ये हम लोगों ने यहाँ देखा। जो महाद्वीपीय क्रस्ट है इसकी मोटाई क्या है, महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई इसकी यहाँ लिख देते हैं। इसकी जो मोटाई है वह कितनी है, लगभग 50 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, विद्वान मानते हैं 48 किलोमीटर, जबकि महासागरीय जो इसकी मोटाई है ठीक है वह 5 किलोमीटर मानते हैं। यहाँ क्लियर हो रहा होगा आपको कि महाद्वीपीय जो क्रस्ट है उसको ऊपरी क्रस्ट इसको बोलते हैं जिसकी मोटाई 48 किलोमीटर है। महासागरीय क्रस्ट है जिसे क्या बोलते हैं, निचला क्रस्ट बोलता है, जिसकी मोटाई 5 किलोमीटर है। ठीक है। और जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, यह जो महाद्वीपीय क्रस्ट है इसका जो निर्माण हुआ है ये ग्रेनाइट चट्टानें इसमें पाई जाती हैं, और जो इसका निर्माण हुआ है ये बेसाल्ट भारी चट्टान। तो क्या क्या देखा, महाद्वीपीय क्रस्ट कैसी है, ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। जो महासागरीय क्रस्ट है वो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। तो यहाँ तक हम लोग देखा, पहला कि पृथ्वी सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, दूसरा कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वह ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है, और महासागरीय क्रस्ट है वो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। इस पे तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में इसका औसत घनत्व देखते हैं। औसत घनत्व हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो सियाल है उसका घनत्व जितना होता था उसी के पास इसका भी औसत घनत्व पाया जाएगा। तो औसत घनत्व इसका कितना है, 2.65 मीटर क्यूब में। ठीक है, औसत घनत्व 2.65
सेंटीमीटर क्यूब में इसका औसत घनत्व कितना माना जाता है? पांचवा पॉइंट हम लोग इसमें देख लेते हैं कि पांचवा पॉइंट क्रस्ट, सियाल और सीमा। जो क्रस्ट है, क्रस्ट का निर्माण में क्या क्या शामिल होता है? देखिए क्रस्ट, क्रस्ट में कौन कौन से भाग शामिल होते हैं? क्रस्ट में सियाल प्लस सीमा का ऊपरी भाग, या पूरा सीमा का बोल सकते हैं। हाँ, अगर ऊपरी भाग नहीं भी लिखना है तो कोई वो नहीं है, यहाँ आप सीमा जी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि भूपर्पटी क्रस्ट, क्रस्ट में पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, यह सबसे पतली परत पाई जाती है। इसके दो भाग, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट से महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हुआ है, और जो निचला क्रस्ट है उससे महासागरीय क्रस्ट का निर्माण हुआ है। तो जो निचला क्रस्ट है जिससे महासागरीय क्रस्ट का निर्माण हुआ है, महासागरीय जो क्रस्ट है वो सबसे भारी होती है, इसलिए क्या हो, यहाँ बेसाल चट्टानें पाई जाती हैं। जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। औसत घनत्व इसका 2.65 ग्राम है ना, सेंटीमीटर क्यूब है। क्रस्ट सियाल और सीमा से निर्मित है। साथ ही इसमें ये ध्यान रखेंगे, दो तत्व सबसे जो ये है, तो इसमें क्रस्ट के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, आप जानते हैं 48% तक इस भाग में पाई जाती है। दूसरा सिलिका 28%। ये फैक्ट याद रखेंगे, पीएससी में पूछा है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी क्रस्ट में कौन से तत्व की सबसे ज्यादा परसेंटेज है, तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा परसेंटेज है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, लिख गए? ठीक है, समझ में आ रहा ना? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा। अगला क्या है? मेंटल। इसकी हम लोग देख लेते हैं पहला पॉइंट कि इसकी औसत जो मोटाई होगी वो कितनी होगी? कितना होगी? 100 किलोमीटर तक था, तो 100 किलोमीटर से कहाँ तक? 2900 किलोमीटर तक। बहुत बढ़िया। इसकी मोटाई ये हो गई कितने? मोटाई इतनी हो गई। गहराई बोल सकते हैं आप। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? इसका औसत घनत्व क्या होगा? क्रस्ट से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, बिल्कुल। इसका घनत्व कितना होगा? बिल्कुल। देखिए, अधिक अधिक भारी पदार्थ होंगे, इससे घनत्व यहाँ क्या होगा? अधिक होगा। कितना होगा? 3.5 से 5.5 तक हो सकता है। लिख सकते हैं इतना।
इसमें क्या पाया जाएगा? मैग्नीशियम प्लस आयरन की अधिकता होगी। तो मेंटल में हम लोगों ने क्या देखा कि इसकी जो मोटाई है वो 100 से 2900 किलोमीटर तक। अधिक भारी पदार्थ पाए जाने के बाद इसका घनत्व अधिक है। भारी पदार्थ कौन से? मैग्नीशियम और आयरन जैसे। इसका औसत 3.5 से लेकर के 5.5 तक पाया जाता है। ठीक है। चौथा इसमें क्या है? मेंटल की ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? दुर्बल मंडल। जो ये वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? दुर्बल मंडल। इंग्लिश में इसको एथनोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है। तो दुर्बल मंडल, और ये दुर्बल मंडल की विशेषता क्या है? ये अर्ध तरल या आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में है, जहां भूकंप के प्रभाव क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो ये दुर्बल मंडल क्या है? अर्ध तरल अवस्था में है, जहां क्या होता है? भूकंप का प्रभाव कम हो जाता है। प्लेटों का संचलन। प्लेटों का संचलन से संबंधित है। दुर्बल मंडल में क्या देखा कि दुर्बल मंडल, मेंटल की जो ऊपरी परत होती है इसे दुर्बल मंडल कहते हैं। दुर्बल मंडल अर्ध तरल अवस्था होती है। अर्ध तरल अवस्था होती है। भूकंप के प्रभाव यहाँ कम दिखाई देते हैं, कम हो जाते हैं। और प्लेटों का संचलन से संबंध किससे है? दुर्बल मंडल से है। और जो निचली ऊपरी परत यह होगी किसकी? मंडल की। निचली परत, निचली परत मंडल की क्या कहलाएगी? मध्य मंडल। और ये क्या हो गया? ऊपरी परत दुर्बल मंडल। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा पूरे इसमें मेंटल में? पहला, इसकी मोटाई 100 से 2900 किलोमीटर तक है, जो पृष्ठ के नीचे पाई जा रही है। दूसरा, अधिक भारी पदार्थ इसमें पाए जा रहे हैं। अधिक भारी पदार्थ में कौन कौन सा था? मैग्नीशियम, आयरन पाया जा रहा है। दूसरा, जिससे इसकी औसत घनत्व कितना है? 3.5 से लेकर 5.5 तक है। मेंटल की जो ऊपरी परत है उसे दुर्बल मंडल के नाम से जाना जाता है। और दुर्बल मंडल में कैसी अवस्था है? अर्ध तरल अवस्था पाई जाती है, जहां भूकंप के प्रभाव कम हो जाते हैं। प्लेटों का संचलन से संबंध कहाँ है? दुर्बल मंडल से। इतना हम लोगों ने यहाँ देखा। और जो निचली परत है वो कैसी है? उसे क्या बोलते हैं? निचली परत को मध्य मंडल बोलते हैं, जो ठोस अवस्था में। ये जरूर ध्यान रखना। ठोस अवस्था में है। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगला भाग देखते हैं हम लोग, कोर। लिख लिए? ठीक। हम लोग यहाँ कहाँ तक देखे थे? 2900 किलोमीटर तक, है ना। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 6378। ये हो जाएगा 5150 किलोमीटर। ठीक है। कोर, यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक सतह होगा।
पृथ्वी की सबसे आंतरिक सतह या भाग होगा, पहला। दूसरा क्या बता सकते हैं, इसकी गहराई या मोटाई जो भी लगे कितनी है, 2900 से लेकर के 70 किलोमीटर। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, औसत घनत्व कितना होगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, 11 से लेके कितना होगा, 13 मीटर क्यूब। 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है यहाँ तक। पृथ्वी के आंतरिक परतों पर क्या हो रहा है, घनत्व में वृद्धि हो रही है। और हम लोग इसको क्या इसमें पढ़े थे, आप जब रासायनिक आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़े थे तो यहाँ सबसे भारी पदार्थ पाए जाते हैं। तो अगर पृथ्वी में सबसे भारी पदार्थ पाए जाएंगे तो कहाँ पाए जाएंगे, कोर में पाए जाएंगे। और कोर में पाए जाने के कारण ही कोर का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, चुंबकीय प्रकृति का होता है, चुंबकीय ध्रुव का निर्माण होता है। तो यहाँ कौन कौन से पदार्थ पाए जाएंगे, निकिल प्लस आयरन पाया जाएगा। क्लियर है, 2 पदार्थ यहाँ पाए जाएंगे। सबसे भारी पदार्थ, इसलिए घनत्व तो कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। फिर अगला पॉइंट इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं, हम लोगों ने आगे मध्य मंडल तक देखा था, तो ये जो सेंटर का है, केंद्र भाग है, इसको क्या बोल सकते हैं, केंद्रीय मंडल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, केंद्र मंडल बोल सकते हैं। केंद्र मंडल के नाम से जाना जाता है, सेंट्रोस्फेयर, ठीक है, सेंट्रोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। इस पे भी आप देखेंगे बाह्य कोर आंतरिक कोर है, तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर का जो विभाजन हो रहा है कितने किलोमीटर से हो रहा है, 5150 किलोमीटर से हो रहा है। जो ऊपर का भाग अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट और इनके मध्य जो आसांतत्य क्षेत्र है, डिसकंटिन्यूटी है, उसके बारे में अध्ययन करें। तो बीच में यहाँ जहां भी आपको आवश्यकता है उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके साथ आप क्या करेंगे कि उसका वहां मान बताते जाएंगे कितने किलोमीटर में ये है, इतने किलोमीटर में ये है। तो इसको हम लोग अभी 2 मिनट में यही देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कोर में क्या करिएगा, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है पहला। दूसरा, गहराई इसकी 29 से लेकर कितना है, 6378 किलोमीटर है। औसत घनत्व कितना है इसका, बिल्कुल। और इसका जो पदार्थ यहाँ सबसे भारी पदार्थ पाए जा रहे हैं, जिनका घनत्व सबसे ज्यादा है, तो कौन कौन से पाए जा रहे हैं, बिल्कुल। और ये इसको सबसे केंद्र में पाया जा रहा है, इसलिए केंद्र मंडल या सेंट्रोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। यहां तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था अभी पिछली क्लास में, जब हम लोग देखे थे कि जो आंतरिक कोर है ये कैसा है, ठोस अवस्था में है ये। और जो बाह्य कोर है ये कैसी है, जमीय अवस्था में है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। ये अर्ध तरल अवस्था इसको बोल सकते हैं।
ठीक है। बाह्य कोर कैसा है, अर्ध तरल अवस्था में, ये क्योंकि बाह्य कोर में जाते हैं तो एस तरंग का प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और जबकि पी तरंग का जो प्रभाव होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। बाह्य कोर का प्रभाव क्या होगा, बाह्य कोर में जैसे ही इंटर करती है पी और एस भूकंपी तरंगे, तो पी का जो प्रभाव होता है ना, समाप्त हो जाता है, सॉरी एस का समाप्त हो जाता है और पी का प्रभाव कम हो जाता है। आंतरिक कोर पर ठोस अवस्था में, क्योंकि यहाँ पी तरंग गति में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा यहाँ कि केंद्र मंडल के दो भाग हैं, बाह्य कोर जिसको बोल सकते हैं या आंतरिक कोर। तो बाह्य कोर कैसी अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था, इसको प्लास्टिक अवस्था भी बोल सकते हैं, वैसे बोलते हैं विद्वान। और जो आंतरिक परत है वो कैसी, ठोस अवस्था में है। क्यों ठोस है, इससे विद्वान ऐसे पता करते हैं क्योंकि पी तरंग की गति यहाँ वृद्धि हो जाती है, जबकि बाह्य कोर में पी की तरंग की गति कम हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब इसको इरेज करते हैं, आप लोग लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको देख लिया, यहाँ देखते हैं इसके कुछ नाम है, जैसे देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका मध्य का भाग, जैसे यहाँ देखिए ये मान लीजिए ए हो गया और ये बी हो गया, इसके मध्य का क्षेत्र ये है ना। तो इसके मध्य के जो क्षेत्र होता है इसे क्या बोलते हैं, असंबद्धता बोलते हैं, ठीक है। इस असंबद्धता को अशांतत्व बोल सकते हैं क्या, दिखाई दे रहा है यहाँ, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। तो जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य में असंततता पाई जाती है उसका क्या नाम है, कॉनरॉड, बिल्कुल। तो इसका हम लोग यहाँ नाम देख लेते हैं, क्या नाम है, कॉनरॉड, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के जो डिवीजन कर रहा है, अलग कर रहा है, तो यहाँ एक सीमा पाई जाती है जहां दोनों के प्रभाव दिखाई देते हैं। ये जो निर्धारण किया गया है असंबद्धता का, ये निर्धारण किससे हुआ है, जो भूकंप का प्रभाव होता है। जैसे देखिए यहाँ मान लीजिए कि 2 की गति से यहाँ भूकंप बढ़ रहा है, लेकिन जैसे यहाँ बढ़ता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो 3 बढ़ गई। तो यहाँ का जो अंतर होता है, यहाँ तीव्र गति से क्या होता है कि घनत्व में परिवर्तन होता है, जिससे भूकंप की प्रभाव क्या होता है, तीव्रता से बढ़ जाता है। इसी के आधार पर क्या होता है, ऊपरी क्रस्ट जैसे ही हम निचली क्रस्ट में होता है, कॉनरॉड सीमा, ये कॉनरॉड नाम के विद्वान है, जितने भी भूगर्भ शास्त्री हैं विद्वान हैं, उन्हीं के नाम पे इसका नामनिशन किया गया है। तो पहले जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कॉनरॉड सीमा किसके किसके मध्य पाई है, तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट का जो सीमा निर्धारण होता है वो कॉनरॉड सीमा के द्वारा होता है। और फिर निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट के मध्य सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है, मोहो, ठीक है, मोहो असंतत कर रहा है। ये आपको समझ में आया। फिर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, इसके मध्य मतलब मेंटल के बीच की जो बिंदु है, ये इसको कौन डिफाइन कर रहा है, क्या नाम है इसका, रेपिटी, रेपिटी होता, सॉरी, रेपिटी, ठीक है, असंबद्धता। फिर देखिए अगला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, तो आपको समझो क्रस्ट मतलब दोनों क्रस्ट को कौन डिवीजन कर रहा है, कॉनरॉड, क्रस्ट और मेंटल को कौन डिवीजन कर रहा है, मोह, क्रस्ट को 2 भागों में, सॉरी मेंटल को 2 भागों में कौन, रेपिटी। फिर निचली मेंटल और बाह्य कोर को अलग कौन कर रहा है, या कोर को मेंटल से कौन अलग कर रहा है,
गुटेनबर्ग, है ना। गुटेनबर्ग असंबद्धता कर रही है। यहां तक क्लियर हुआ। मेंटल और कोर के बीच में सीमा गुटेनबर्ग। फिर बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में कौन निर्धारण कर रहा है? लेमन। बहुत बढ़िया। कौन निर्धारण कर रहा? लेमन असांतत्य। तो हम लोगों ने क्या देखा यहां कि कितनी असंतत्य बन रही? 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं, एक ये हो गई जिसका क्या नाम दिया गया? कॉनरॉड। फिर ये हो गई ये सीमा, इसे क्या दिया गया नाम? ये कॉनरॉड, ये मोहर हो गई। फिर ये वाली कौन सी होगी? रेपिटी हो गई। और फिर ये कौन सी हो गई? ये गुटेनबर्ग। बहुत बढ़िया। और फिर कोर को जो 2 भागों में बांट रहा वो, अगर आप इस प्रकार से अध्ययन करेंगे, इस प्रकार से अगर पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और प्री में आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आप यहाँ से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि वनडे एग्जाम तक में, एसआई एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आपसे यहाँ से जरूर प्री में क्वेश्चन या वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पीएससी का जो फेवरेट टॉपिक रहा है प्री, अभी तो ये जो भूगर्भ शास्त्र का टॉपिक जुड़ा, वहां से मेंस में क्वेश्चन आएंगे। और इसको अलग अलग, जैसे मेंटल, कोर, 3 मार्कर, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मेंटल क्या होती है बताइए, कोर क्या होता है। तो हम लोग जो अभी अलग अलग ये देखे, 5 मार्कर के डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि भूगर्भ शास्त्र का जो टॉपिक है उसके ये सबसे प्रमुख या आधार टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन आपके बनना तय है। तो ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ के लिए बस इतना ही।